ऑस्टिन, टेक्सास के शांत उपनगरों में माइकल हैरिस के पास यह सब दिखाई दिया। यह 2012 में शुरुआती वसंत था और माइकल ने अपना 45वां जन्मदिन मनाया था। वह एक स्टर्लिंग प्रतिष्ठा के साथ एक अच्छी तरह से स्थापित वकील थे, जो अपने तेज कानूनी दिमाग और सबसे चुनौतीपूर्ण मामलों को नेविगेट करने की उनकी क्षमता के लिए जाने जाते थे। उनके काम में अक्सर हाई प्रोफाइल ग्राहक शामिल होते थे और उनकी सफलता ने उन्हें और उनके परिवार को एक आरामदायक जीवन प्रदान किया था। उनकी पत्नी कैरोल, एक 43 वर्षीय हाई स्कूल शिक्षक, उनके छात्रों और सहयोगियों द्वारा उनकी दया और समर्पण के लिए प्रिय थी। साथ में उनका एक 20 वर्षीय बेटा जेक था, जो कॉलेज में भाग ले रहा था और खेल और विभिन्न छात्र संगठनों में भारी रूप से शामिल था। हैरिस परिवार एक समृद्ध पड़ोस में एक विशाल घर में रहता था, जो स्थिरता और सफलता का प्रतीक था। अपने पड़ोसियों और दोस्तों के लिए हैरिस अमेरिकी सपने का अवतार थे। माइकल को अक्सर सप्ताहांत पर अपने यार्ड में जाते हुए देखा जाता था, अन्य निवासियों के साथ मैत्रीपूर्ण बातचीत में संलग्न होता था। कैरोल स्थानीय सामुदायिक कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से शामिल थे और अक्सर स्कूल के कार्यों को व्यवस्थित करने में मदद करते थे। जेक एक स्टार एथलीट, दोस्तों का एक करीबी समूह था और उसे अपने साथियों द्वारा एक रोल मॉडल के रूप में देखा जाता था। परिवार परिपूर्ण लग रहा था, खुश, संपन्न और अपनी दिनचर्या में आधारित। लेकिन इस सही बाहरी के नीचे माइकल हैरिस एक अंधेरा रहस्य छिपा रहा था। वर्षों से वह दोहरा जीवन जी रहा था। अपने परिवार के प्रति अपनी बाहरी भक्ति के बावजूद माइकल का एक छिपा हुआ पक्ष था, जिसे ध्यान से जनता की नज़र से छुपाया गया था। अनाम डेटिंग ऐप्स के माध्यम से उन्होंने पुरुषों के साथ मुठभेड़ों की तलाश की। क्या शुरू में एक गुजर जिज्ञासा किया गया था, एक खतरनाक आदत में विकसित किया गया था। प्रत्येक मुठभेड़ को सावधानीपूर्वक ऑर्केस्ट्रेटेड किया गया था। झूठे नामों के तहत बुक किए गए होटल के कमरे, निजी मैसेजिंग ऐप संवाद करने के लिए उपयोग किए जाते थे और गुप्त बैठकें अपने घर से दूर स्थानों में व्यवस्थित होती थीं। जैसे जैसे महीने बीतते गए, माइकल को अपनी दो दुनियाओं में सामंजस्य बिठाना मुश्किल होता गया। अपने परिवार के लिए उनका प्यार वास्तविक था। उन्होंने कैरोल और जेक की गहरी देखभाल की और उन्हें खोने के विचार ने उन्हें भय से भर दिया। लेकिन उसकी गुप्त इच्छाएं मजबूत होती रहीं और वह अपराधबोध और प्रलोभन के चक्र में फंसा हुआ महसूस करता रहा। हर बार जब वह किसी नए से मिला तो उसने खुद से वादा किया कि यह आखिरी बार होगा। फिर भी वह इन गुप्त रिश्तों की ओर लौटता रहा, आकर्षण से मुक्त होने में असमर्थ रहा। घर पर कैरोल ने अपने पति में सूक्ष्म परिवर्तन देखना शुरू कर दिया। माइकल, जो एक बार खुला और स्नेही था, अब दूर और व्यस्त था। उन्होंने अक्सर देर से काम किया, लॉ फर्म में काम के बोझ में वृद्धि का हवाला देते हुए, और उनका मूड अप्रत्याशित रूप से बदल जाएगा। कभी कभी वह चिड़चिड़ा और विचलित प्रतीत होता था, मुश्किल से उसके सवालों का जवाब देता था। कैरोल के अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि कुछ गलत था। उसने इसे तर्कसंगत बनाने की कोशिश की, शायद यह काम का दबाव था या शायद वह सिर्फ एक चरण से गुजर रहा था। आखिरकार हर शादी के अपने उतार चढ़ाव थे। वह उन दोनों के बीच बढ़ती दूरी का सामना नहीं करना चाहती थी, इस डर से कि ऐसा करने से उस खुशहाल परिवार की छवि चकनाचूर हो जाएगी जिसे उसने बनाए रखने के लिए इतनी मेहनत की थी। इस बीच जेक अपने कॉलेज जीवन का आनंद ले रहा था। एक छात्र एथलीट के रूप में उन्होंने मेहनती और केंद्रित होने के लिए ख्याति अर्जित की थी। उन्होंने अपने पिता के साथ एक करीबी बंधन साझा किया, अक्सर अपने भविष्य पर चर्चा की और कैरियर के लक्ष्यों पर उनकी सलाह मांगी। लेकिन अपने रिश्ते के बावजूद जेक उस उथल-पुथल से बेखबर रहा जो माइकल अनुभव कर रहा था। उनका सबसे अच्छा दोस्त टॉमी उनके जीवन का अभिन्न अंग था।
दोनों कॉलेज के अपने नए साल के दौरान मिले थे और जल्दी से अविभाज्य हो गए थे। टॉमी करिश्माई, निवर्तमान और हमेशा पार्टी का जीवन था। उसके पास एक प्राकृतिक आकर्षण था जो लोगों को उसकी ओर आकर्षित करता था, और जेक उसे सिर्फ एक दोस्त से ज्यादा मानता था, वह एक भाई की तरह था। साथ में जेक और टॉमी ने फुटबॉल खेला, कॉलेज की पार्टियों में भाग लिया और व्यक्तिगत कहानियां साझा की। जेक ने टॉमी के आत्मविश्वास और हास्य की भावना की प्रशंसा की, अक्सर मजाक में कहा कि टॉमी कुछ भी कर सकता है। जेक को कम ही पता था कि उसका सबसे अच्छा दोस्त एक महत्वपूर्ण रहस्य छिपा रहा है, एक जो जल्द ही उनकी दोस्ती को फाड़ने की धमकी देगा। जैसे जैसे वसंत के दिन गर्मियों में बदल गए, माइकल के जीवन में तनाव बढ़ता रहा। उनके दोहरे जीवन का वजन असहनीय होता जा रहा था और उन्होंने खुद को सुलझाते हुए महसूस किया। वह जानता था कि अगर उसका रहस्य कभी उजागर होता है तो यह उसके द्वारा बनाई गई हर चीज को नष्ट कर देगा, उसका करियर, उसकी प्रतिष्ठा और सबसे विनाशकारी रूप से उसका परिवार। फिर भी बढ़ते खतरे के बावजूद वह खुद को रोकने के लिए नहीं ला सका। जोखिम, गोपनीयता और पकड़े जाने के डर ने केवल रोमांच को बढ़ाया। कैरल का संदेह लगातार बढ़ता रहा। उसने देखा कि माइकल को अक्सर देर रात के पाठ संदेश प्राप्त होंगे, जिसे वह अपने फोन को नीचे रखने से पहले जल्दी से जांच लेगा, जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ था। देर से काम करने या व्यवसाय के लिए यात्रा करने की आवश्यकता के बारे में उनके स्पष्टीकरण अधिक लगातार और कम आश्वस्त होते जा रहे थे। लेकिन कैरोल अभी भी अपने संपूर्ण जीवन की छवि से चिपके हुए हैं। उन्होंने अपने संदेहों को अनदेखा करने के लिए चुना, उम्मीद है कि जो कुछ भी माइकल को परेशान कर रहा था वह खुद को हल करेगा। जेक अपने परिवार में चल रहे तूफान से बेखबर रहा। उनके दिन फुटबॉल अभ्यास, अध्ययन सत्र और टॉमी और उनके दोस्तों के समूह के साथ रातों से भरे हुए थे। उसे विश्वास था कि वह टॉमी के बारे में सब कुछ जानता था, उनका बंधन अटल था। लेकिन जेक को क्या एहसास नहीं था कि टॉमी भी एक रहस्य रख रहा था, और वह रहस्य सबसे विनाशकारी तरीके से प्रकाश में आने वाला था। 2012 की गर्मियों के करीब आते ही हैरिस परिवार के मुखौटे में दरारें दिखने लगी थीं। जो एक बार एक आदर्श जीवन की तरह लग रहा था, वह धीरे धीरे उजागर हो रहा था, और जो रहस्य इतने लंबे समय से ध्यान से छिपे हुए थे, वे उजागर होने के कगार पर थे। हैरिस परिवार एक दुःस्वप्न में जोर देने वाला था जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मई 2012 के अंत में जेक हैरिस गर्मियों की छुट्टी के लिए कॉलेज से घर लौटे। टेक्सास की गर्मी पहले से ही बस गई थी और आलसी, आर्द्र दिन विश्राम के वादे के साथ उसके सामने खिंच गए थे। उनकी वापसी के साथ साथ उनके सबसे अच्छे दोस्त टॉमी को कुछ दिनों के लिए परिवार के साथ रहने का निमंत्रण मिला। जेक के लिए यह सही व्यवस्था थी, उस व्यक्ति के साथ समय बिताना जिसे वह एक भाई मानता था, फुटबॉल के खेल और देर रात की बातचीत पर बंधन। माइकल हैरिस के लिए यह उनकी आंखों के ठीक सामने एक बुरा सपना था। माइकल ने टॉमी नाम को तुरंत नहीं पहचाना जब जेक ने पहली बार अपने दोस्त की यात्रा का उल्लेख किया। यह उस समय तक नहीं था जब युवक ने हैरिस के घर में कदम रखा था कि माइकल का पेट भर गया था। उसके सामने खड़ा होना सिर्फ जेक का सबसे अच्छा दोस्त नहीं था, बल्कि वह आदमी था जिसके साथ माइकल का पिछले कुछ महीनों से गुप्त अवैध संबंध था। उनकी बातचीत होटलों में संक्षिप्त लेकिन गहन, विचारशील बैठकें थीं, डेटिंग ऐप्स के माध्यम से व्यवस्थित की गई थीं जो दोनों ने झूठे नामों के तहत उपयोग की थीं। एहसास ने उसे आंत में एक पंच की तरह मारा। टॉमी सिर्फ कोई अजनबी नहीं था, वह जेक का सबसे करीबी साथी था। हवा में तनाव उस समय से स्पष्ट था जब टॉमी और माइकल ने आंखें बंद कर लीं। उन्होंने एक क्षणभंगुर नजर का आदान प्रदान किया,
दोनों को तुरंत उस अनिश्चित स्थिति के बारे में पता चला जिसमें वे अब थे। न तो आदमी ने अपने पिछले मुठभेड़ों के बारे में बात की, लेकिन उनके बीच की चुप्पी अनिर्दिष्ट मान्यता के साथ चिल्लाया। माइकल जानता था कि सब कुछ जोखिम में था, उसका करियर, उसकी प्रतिष्ठा और सबसे बढ़कर उसका परिवार। लेकिन वह किसी को भी नहीं बता सकता था, खासकर जेक और कैरोल को। अगले कुछ दिनों के लिए हैरिस घर चिंता और छिपे हुए भय का प्रेशर कुकर बन गया। माइकल ने चौकस पिता और पति होने का नाटक करते हुए टॉमी से दूरी बनाए रखते हुए सामान्य अभिनय करने की पूरी कोशिश की। उन्होंने अपने बेटे के साथ आकस्मिक बातचीत में खुद को मजबूर किया, लेकिन उनका दिमाग लगातार दौड़ रहा था। क्या होगा अगर टॉमी ने कुछ कहा? क्या होगा अगर जेक को पता चला? अपने परिवार के साथ हर बातचीत आत्मनियंत्रण में एक अभ्यास बन गई, अपने अंदरूनी हिस्सों में भय को छिपाने की कोशिश कर रही थी। टॉमी हालांकि चीजों को चुपचाप स्लाइड करने के लिए संतुष्ट नहीं था। माइकल पर अब जो शक्ति थी, उसे महसूस करते हुए उसने स्थिति में सूक्ष्मता से हेरफेर करना शुरू कर दिया। जो कभी एक भावुक गुप्त संबंध था, वह अब एक उत्तोलन बिंदु में बदल गया था। टॉमी ने रात के खाने के दौरान छिपी हुई टिप्पणियों को छोड़ना शुरू कर दिया, संकेत दिया कि केवल माइकल ही उसे उठा सकता है, उसे अस्थिर करने के लिए डिजाइन किया गया है। सबसे पहले टिप्पणी छोटी थी, मेज पर किसी और के द्वारा याद करना आसान था। टॉमी का उल्लेख होगा कि रहस्य रखना कितना महत्वपूर्ण था, या कैसे लोग हमेशा नहीं होते हैं जो वे लगते हैं। ये शब्द जेक और कैरोल के लिए निर्दोष प्रतीत होते हैं, माइकल के लिए अर्थ से भरे हुए थे। हर रात जैसा कि परिवार रात के खाने के लिए बैठ गया, माइकल ने महसूस किया कि टॉमी के शब्दों का वजन उस पर दबाव डाल रहा है। उसकी हथेलियों में पसीना आएगा और उसकी भूख गायब हो जाएगी। टॉमी को ठीक ठीक पता था कि वह क्या कर रहा है, माइकल को एक्सपोजर की धमकी से चिढ़ाना। बंद दरवाजों के पीछे टॉमी अधिक प्रत्यक्ष हो गया। एक शाम जेक के बिस्तर पर जाने के बाद टॉमी ने दालान में माइकल का सामना किया। उसका चेहरा स्मॉग था, उसके होठों पर एक पतली मुस्कान थी क्योंकि उसने अध्ययन के पास माइकल को घेर लिया था। आप जेक को जानना नहीं चाहेंगे, है ना? टॉमी फुसफुसाए, उसकी आवाज कम और खतरनाक। या कैरल, उस बात के लिए आप जानते हैं कि आप क्या खो देंगे। खतरा स्पष्ट था, टॉमी कुछ चाहता था और वह जानता था कि इसे कैसे प्राप्त किया जाए। पैसा, टॉमी ने परवाह नहीं की। जब तक उन्होंने माइकल पर यह रहस्य रखा, तब तक उनका नियंत्रण था। माइकल सर्पिल था। हर दिन अपने संयम को बनाए रखने के लिए एक संघर्ष था। उन्होंने अपने करियर, अपने परिवार और अपनी प्रतिष्ठा के निर्माण में वर्षों बिताए थे, और अब यह सब एक लापरवाह चक्कर के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। टॉमी की मांग बढ़ रही थी, लेकिन यह सिर्फ पैसा नहीं था जो माइकल को परेशान करता था, यह लगातार डर था कि टॉमी क्या प्रकट कर सकता है। माइकल ने घर से दूर रहने का बहाना बनाना शुरू कर दिया, यह दावा करते हुए कि काम उसके समय की अधिक मांग कर रहा था। उसने अपनी चिंता के स्रोत से खुद को दूर करने की कोशिश की, लेकिन घर में टॉमी की उपस्थिति ने बचना असंभव बना दिया। इस बीच कैरोल अब अपने पति में बदलाव को नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। माइकल हमेशा एक ऐसा व्यक्ति था जिसने खुद को नियंत्रण में रखा। उसने अपने करियर, अपने घर और सटीकता के साथ अपने संबंधों को प्रबंधित किया। लेकिन हाल ही में यह नियंत्रण फिसल रहा था। वह दूर, चिड़चिड़ा और अप्रत्याशित होता जा रहा था। उनकी अनुपस्थिति एक बार आसानी से काम द्वारा समझाया गया था, अब बहुत बार और खराब रूप से उचित थे। जिस आदमी से उसने शादी की थी वह फिसल रहा था, और कैरोल के अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि कुछ बहुत गलत था। वह उसे अंतरिक्ष में घूर पकड़ होगा,
उसके हाथ थोड़ा कांप के रूप में अगर कुछ अदृश्य बोझ ले। जब उसने पूछा कि उसे क्या परेशान कर रहा है, तो वह उसकी चिंताओं को खारिज कर देगा, इसे काम के दबाव तक ले जाएगा। लेकिन वह बेहतर जानती थी, खेल में कुछ गहरा था और यह उनकी शादी को अलग कर रहा था। जेक ने भी अपने पिता से ही नहीं बल्कि टॉमी से भी अजीब व्यवहार करना शुरू कर दिया। उसका दोस्त आमतौर पर लापरवाह और ऊर्जावान अधिक पीछे हट गया था। टॉमी हमेशा पार्टी का जीवन रहा था, लेकिन अब वह अक्सर गायब हो रहा था, सोचने के लिए समय की आवश्यकता के बारे में अस्पष्ट बहाने बना रहा था। जेक भ्रमित और चिंतित टॉमी से बात करने की कोशिश की, लेकिन हर बार जब विषय सामने आया तो टॉमी विचलित हो जाएगा, बातचीत को बदल देगा या अचानक छोड़ देगा। यह मदद नहीं करता था कि उसके पिता, जो आम तौर पर कॉलेज जीवन या जेक के भविष्य के बारे में बात करने के लिए उत्सुक थे, समान रूप से स्पष्ट लग रहे थे। एक शाम, जैसा कि जेक अपने पिता के साथ बैठ गया, अपने भविष्य के बारे में कुछ पिता की सलाह की उम्मीद करते हुए, उसने टॉमी के अजीब व्यवहार को लाया। पिताजी, टॉमी के साथ कुछ बंद है, जेक शुरू हुआ, उसकी आवाज चिंता से भर गई। वह खुद हाल ही में नहीं है। क्या आपने गौर किया है? माइकल जम गया। इससे पहले कि वह जल्दी से खुद की रचना करता, उसके चेहरे पर दहशत फैल गई। वह शायद सिर्फ अपने सामान जेक के साथ काम कर रहा है। हर कोई चीजों से गुजरता है। लेकिन उनकी प्रतिक्रिया खोखली महसूस हुई और जेक को लगा कि इसमें और भी बहुत कुछ है। बातचीत ने दोनों पुरुषों को असहज कर दिया। जेक अपने दोस्त में बदलाव के बारे में अनिश्चित और माइकल घबरा गया कि उसका बेटा टुकड़ों को एक साथ रखना शुरू कर रहा था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, हैरिस के घर में तनाव असहनीय होता गया। माइकल को लगा कि वह एक कसौटी पर चल रहा है, दो दुनियाओं के बीच अनिश्चित रूप से संतुलन बना रहा है, एक जहां वह समर्पित पिता और पति था और दूसरा जहां वह एक रहस्य छिपा रहा था जो उन सभी को नष्ट कर सकता था। टॉमी की उपस्थिति उस खतरे की लगातार याद दिलाती थी जिसमें वह था, और हर गुजरते पल उन्हें बिना किसी वापसी के करीब लाने के लिए लग रहा था। घर एक बार आराम और सुरक्षा की जगह अब माइकल के लिए जेल की तरह महसूस किया। वह एक ऐसा व्यक्ति था जो धीरे धीरे नियंत्रण खो रहा था, अपने फैसलों से फंस गया था और इस डर से प्रेतवाधित था कि जब सच्चाई आखिरकार सामने आएगी तो क्या होगा। जून 2012 की शुरुआत में हैरिस घर एक मूक युद्ध के मैदान में बदल गया था। माइकल और टॉमी के बीच एक खतरनाक रहस्य के रूप में जो शुरू हुआ था, वह अब कुछ गहरे रंग में बदल गया था। टॉमी माइकल पर आयोजित शक्ति के बारे में पूरी तरह से जानते थे, इसका फायदा उठाना शुरू कर दिया था। वह जानता था कि माइकल अपने सफल करियर, अपने परिवार और अपनी प्रतिष्ठा के साथ इस संबंध को उजागर होने से बचाने के लिए कुछ भी करेगा। यह सही उत्तोलन था और टॉमी ने इसे अपने पूर्ण लाभ के लिए इस्तेमाल किया। यह छोटा शुरू हुआ। एक शाम टॉमी ने आकस्मिक रूप से माइकल से उल्लेख किया कि वह वित्त के साथ संघर्ष कर रहा था, कुछ भी प्रत्यक्ष नहीं, बस एक सूक्ष्म सुझाव। लेकिन निहितार्थ स्पष्ट था, टॉमी को अपनी चुप्पी के बदले पैसे की उम्मीद थी। पहली बार माइकल ने दिया, यह परिवार के दोस्त की मदद करने की आड़ में था। उसने टॉमी को कुछ $100 दिए, उम्मीद है कि यह उसे संतुष्ट करेगा और यह पता लगाने के लिए कुछ समय खरीदेगा कि इस दुःस्वप्न से खुद को कैसे निकाला जाए। लेकिन यह यहीं नहीं रुका। टॉमी अधिक मांगों के साथ लौटा, बड़ी मात्रा में, अधिक लगातार भुगतान। उन्होंने उस कार्यालय में अघोषित रूप से दिखाना शुरू कर दिया जहां माइकल ने काम किया था, गुप्त संदेशों को टेक्स्ट करना जो केवल माइकल के व्यामोह को बढ़ाते थे। हमें बात करने की जरूरत है, एक वाक्यांश माइकल अपने फोन पर देखकर डर गया। वह जल्दी काम छोड़ने का बहाना बनाता था,
टॉमी से नकदी सौंपने के लिए विचारशील स्थानों में मिलता था। प्रत्येक लेनदेन उसकी पहले से ही नाजुक मानसिक स्थिति से दूर हो गया। टॉमी से खुद को दूर करने के माइकल के प्रयासों ने केवल चीजों को बदतर बना दिया। टॉमी अपने जीवन में एक दर्शक बन गया था, हमेशा मंडरा रहा था, हमेशा धमकी दे रहा था। जैसे जैसे सप्ताह बीतते गए, टॉमी की मांगें बढ़ती गईं। उन्होंने माइकल के सहयोगियों के लिए कैरोल, जेक या इससे भी बदतर के संबंध का खुलासा करने का संकेत दिया। वह जानता था कि उनके रहस्य के बारे में एक शब्द माइकल के करियर और प्रतिष्ठा को खत्म करने के लिए पर्याप्त होगा। सार्वजनिक अपमान का खतरा माइकल पर तलवार की तरह लटका हुआ था, और यह केवल कुछ समय पहले की बात थी। इस बीच घर पर माइकल का व्यवहार बिगड़ने लगा। कैरोल, जो हमेशा एक सहायक और समझदार पत्नी रही थी, ने नोटिस करना शुरू कर दिया कि उसका पति कितना पीछे हट गया और अनिश्चित हो गया। वह व्यक्ति जो कभी इतना आत्मविश्वासी और रचनाशील था, अब अपने पूर्वस्व का एक खोल था। माइकल देर से घर आएगा, उसकी आंखें खोखली होंगी, उसका चेहरा तनाव से खींचा जाएगा। उन्होंने अक्सर अपने अध्ययन में खुद को बंद कर लिया, यह दावा करते हुए कि उन्हें काम करने की जरूरत है। हालांकि कैरोल को संदेह था कि वास्तव में बहुत कम काम किया जा रहा था। वह कभी कभी उसे देर रात पेसिंग सुनती थी, उसके कदम शांत घर से गूंजते थे। अप्रत्याशित क्षणों में उसका गुस्सा भड़क गया, छोटी तुच्छ चीजें उसे बंद कर देंगी। अगर कैरोल ने अपने दिन के बारे में एक निर्दोष सवाल पूछा, तो माइकल स्नैप करेगा, उसकी प्रतिक्रिया छोटी और कठोर होगी। वह हमेशा एक अग्रभाग बनाए रखने में अच्छा था, लेकिन अब दरारें छुपाने के लिए बहुत गहरी थीं। सप्ताह के रूप में कैरल की चिंता गहरी हो गई। उसने आराम और समझ की पेशकश करते हुए उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन माइकल हमेशा उसे बंद कर देगा, काम पर तनाव के बारे में अस्पष्ट बहाने। वह जानती थी कि वह झूठ बोल रहा है। जून के मध्य तक माइकल और टॉमी के बीच तनाव एक उबलते बिंदु पर पहुंच गया था। टॉमी की मांग अब पैसे के बारे में नहीं थी, वे नियंत्रण के बारे में थे। टॉमी ने माइकल पर अपनी शक्ति का आनंद लिया, सीमाओं को धक्का देते हुए यह देखने के लिए कि वह कितनी दूर जा सकता है। एक शाम, जबकि कैरोल और जेक शाम के लिए बाहर थे, टॉमी ने हैरिस के घर में माइकल को घेर लिया। इस बार उनका स्वर अलग था, घरा, अधिक आग्रहपूर्ण। टॉमी ने माइकल के करीब झुकते हुए कहा, आप जानते हैं, यह सब दुर्घटनाग्रस्त होने में ज्यादा नहीं लगेगा। जेक के लिए एक शब्द और आपका संपूर्ण जीवन समाप्त हो गया है। माइकल ने महसूस किया कि उसकी नब्ज तेज है, उसकी हथेलियां पसीने से तर हैं। उसके एक बार सुरक्षित और सुरक्षित घर की दीवारें अब महसूस कर रही थीं जैसे वे उस पर बंद हो रहे थे। उसने टॉमी के साथ तर्क करने की कोशिश की, उसे और अधिक पैसे की पेशकश की, लेकिन टॉमी को अब सिर्फ नकदी में दिलचस्पी नहीं थी। वह माइकल पर पूर्ण नियंत्रण चाहता था, उसे फिट करने के लिए, उसे हेरफेर करने के लिए। वह माइकल स्क्वीन को देखकर, उसकी आंखों में डर देखकर पनप गया। इसने टॉमी को श्रेष्ठता की भावना दी, एक ऐसा रोमांच जिसे कोई भी राशि संतुष्ट नहीं कर सकती थी। माइकल की हताशा दिन ब दिन बढ़ती गई। वह कैरोल से बात नहीं कर सकता था, वह कैसे समझा सकता था कि उसे नष्ट किए बिना क्या हो रहा था। उसने पहले से ही उसकी बढ़ती टुकड़ी पर ध्यान दिया था, और आखिरी चीज जो वह चाहती थी वह उसके लिए सच्चाई को उजागर करना था। माइकल ने टॉमी से बचने की कोशिश की, लेकिन टॉमी अथक था। उन्होंने विषम घंटों में अघोषित रूप से दिखाया, हमेशा नई मांगों के साथ, हमेशा अधिक खतरों के साथ। हर बार जब माइकल ने उसे देखा, तो ऐसा लगा कि वह हर उस चीज के अवतार को देख रहा है जो उसे नष्ट कर सकती है। कैरोल अपने हिस्से के लिए अब स्पष्ट संकेतों को अनदेखा नहीं कर सकती थी कि कुछ बहुत गलत था।
माइकल अपने ही घर में अजनबी बन गया था। वह भावनात्मक रूप से अनुपस्थित था, अक्सर स्पष्टीकरण के बिना घंटों तक अपने अध्ययन के लिए पीछे हट जाता था। जब उसने उसे अपनी दूरी के बारे में सामना किया तो उसकी प्रतिक्रियाएं स्पष्ट थीं, उसकी आंखें उससे बच रही थीं। कैरल की चिंता संदेह में बदल गई। वह सोचने लगी कि क्या माइकल का अफेयर चल रहा है, लेकिन सच्चाई उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा खराब थी। जून के अंत तक माइकल का सावधानीपूर्वक निर्मित जीवन उखड़ने लगा था। वह पागल हो गया था, लगातार अपने कंधे पर देख रहा था, इस डर से कि टॉमी उसकी धमकियों पर अच्छा करेगा। उनके काम को भी नुकसान होने लगा। वह महत्वपूर्ण बैठकों से चूक गए, समय सीमा भूल गए और ग्राहकों के साथ अपने व्यवहार में तेजी से अनिश्चित हो गए। लॉ फर्म में उनके सहयोगियों ने बदलाव पर ध्यान दिया, लेकिन कुछ भी नहीं कहा, यह मानते हुए कि वह एक कठिन व्यक्तिगत समय से गुजर रहे थे। माइकल, टॉमी और कैरोल के बीच तनाव एक टिक टाइम बम की तरह था और माइकल इसे हर गुजरते दिन के साथ विस्फोट के करीब महसूस कर सकता था। टॉमी के साथ हर बातचीत उनके जीवन के लिए एक बातचीत की तरह महसूस हुई। अपने परिवार के साथ बिताया गया हर पल उनकी दुनिया के चारों ओर ढहने के खतरे से ग्रस्त था। माइकल की हताशा नई ऊंचाइयों पर पहुंच गई क्योंकि उसने सवाल करना शुरू कर दिया कि वह इसे कितना लंबा रख सकता है। तनाव उसे अंदर से बाहर तक खा रहा था। उसने एक रास्ता खोजने की कोशिश की थी, टॉमी को रिझाने की कोशिश की, अपने पारिवारिक जीवन को उबारने की कोशिश की, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। टॉमी उसे फंस गया था और माइकल कोई बच नहीं देख सकता था। प्रेम त्रिकोण जो कभी गोपनीयता और वासना में निहित था, अब अपरिहार्य विनाश की ओर बढ़ रहा था। जुलाई आने तक हैरिस के घर में तनाव असहनीय था। लंबी गर्म गर्मी की शामें केवल उनके घर के अंदर घुटन भरे माहौल को बढ़ाती हैं। एक विशेष रूप से प्रचंड रात में माइकल सामान्य से बाद में घर लौट आया। वह जल्दी घर आने से बच रहा था, टॉमी की दृष्टि से डर रहा था, वह व्यक्ति जिसने अपने पूर्ववत करने की कुंजी रखी थी। लेकिन यह रात अलग होगी। माइकल इसे अपने पेट के गड्ढे में महसूस कर सकता था क्योंकि उसने ड्राइववे में खींच लिया था। कुछ बंद था। जैसे ही उन्होंने घर में प्रवेश किया, माइकल ने तुरंत हवा में एक बदलाव महसूस किया। घर आमतौर पर शाम की दिनचर्या के शांत कूबड़ से भरा हुआ था, अभी भी अनैच्छिक रूप से था। वह लिविंग रूम की ओर बढ़ गया, जहां आवाजें उसकी ओर बढ़ी, कम तनावपूर्ण, उनके स्वर में अपरिचित। उसने द्वार में कदम रखा और देखा कि जेक और टॉमी सोफे पर बैठे हैं, उनके चेहरे एक सेल फोन स्क्रीन की चमक से रोशन हैं। दोनों पुरुषों ने उसे देखा, हवा कुछ अनकही के साथ मोटी थी। जेक का चेहरा भ्रम और निराशा का मिश्रण था। उन्होंने टॉमी के फोन को अपने हाथ में रखा, 5 संदेशों की एक श्रृंखला के माध्यम से स्क्रॉल करते हुए उनकी भौहें फूल गईं। पिताजी, यह क्या है? जेक की आवाज तंग थी, जवाब मांग रही थी। माइकल का दिल डूब गया क्योंकि उसने स्क्रीन पर बढ़ते संदेशों को देखा, संदेश जो उसने पिछले कुछ महीनों में टॉमी को भेजे थे। उनके चक्कर, अपने बेटे को देखने के लिए नंगे रखी। थोड़ी देर के लिए समय रुकने लगा। माइकल का दिमाग दौड़ गया, एक स्पष्टीकरण बनाने की कोशिश कर रहा था। जेक ने जो पाया था उसे कम करने का एक तरीका, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। टॉमी की अभिव्यक्ति एक आकस्मिक अहंकार से कुछ गहरे रंग में बदल गई थी। वह जानता था कि खेल खत्म हो गया था। जिस गोपनीयता ने उन्हें माइकल को हेरफेर करने की अनुमति दी थी, वह अब वास्तविक समय में ढह रही थी। जेक, जो हफ्तों से टॉमी पर शक कर रहा था, गलती से उस शाम को संदेशों पर ठोकर खा गया था जब टॉमी का फोन एक नई अधिसूचना के साथ गूंज गया था। बिना सोचे समझे जेक ने स्क्रीन पर नजर डाली और एक अज्ञात नंबर से एक संदेश देखा, उसके पिता का नंबर।
जिज्ञासा शांत हुई। उसने फोन अनलॉक किया, बातचीत के माध्यम से वापस स्क्रॉल किया। उसने जो पाया वह उसका पेट गिरा, टॉमी और उसके पिता के बीच अंतरंग संदेश। सबसे पहले जेक ने सोचा कि यह किसी तरह का बीमार मजाक था, लेकिन जितना आगे उसने स्क्रॉल किया, सबूत उतने ही अधिक हानिकारक हो गए। टॉमी का सामना करते ही जेक का दिमाग चकरा गया था, जिसने स्थिति को कम करने की कोशिश की थी, यह कहते हुए कि यह वैसा नहीं था जैसा दिखता था। लेकिन संदेश निर्विवाद थे। उन्होंने गुप्त बैठकों की बात की, उनके संबंध के लिए कोडित भाषा और सब कुछ छिपा रखने के संदर्भ। उस पल में जेक ने जो विश्वासघात महसूस किया वह भारी था। उन्होंने हमेशा टॉमी को अपने सबसे अच्छे दोस्त, एक भाई के रूप में देखा था, लेकिन अब उसने उसे एक सांप के रूप में देखा, जिसने अपने परिवार के जीवन में अपना रास्ता खराब कर लिया था, केवल इसका फायदा उठाने के लिए। जैसे ही माइकल द्वार में जमे हुए खड़ा था, जेक ने फोन को सोफे पर फेंक दिया। उसका चेहरा गुस्से से भर गया। मुझे बताओ कि यह सच नहीं है। मुझे बताओ कि तुमने ऐसा नहीं किया, जेक ने मांग की। उसकी आवाज टूट रही थी। माइकल ने बोलने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन शब्दों ने उसे विफल कर दिया। वह क्या कह सकता था? वह विश्वासघात, झूठ, उसके द्वारा की गई तबाही की व्याख्या कैसे कर सकता था? मौन ने कमरे को भर दिया, भारी और हानिकारक। टॉमी, यह महसूस करते हुए कि सच्चाई को अब टाला नहीं जा सकता है, सोफे पर वापस झुक गया। उसके चेहरे पर एक इस्तीफा अभिव्यक्ति। मैं अब और झूठ नहीं बोल सकता, जेक, टॉमी ने कहा। उसकी आवाज कम है। मैं अपने पिता के साथ शामिल किया गया है, महीनों के लिए। उस पल में जेक की दुनिया बिखर गई। उसका मन निकल गया, रहस्योद्घाटन की विशालता को समझने की कोशिश कर रहा था। जिस आदमी की उसने प्रशंसा की थी, उसके पिता, वह आदमी जिसने उसे हमेशा ईमानदारी और वफादारी के बारे में सिखाया था, उसका अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ संबंध रहा था। विश्वासघात कुछ भी वह कल्पना कर सकता था की तुलना में गहरा कटौती। यह सिर्फ चक्कर के बारे में नहीं था, यह जेक में विश्वास करने वाली हर चीज के विनाश के बारे में था। एक पल के लिए जेक प्रतिक्रिया करने के लिए बहुत दंग रह गया था। उसके हाथ मुट्ठी में दब गए, उसकी सांस तेज हो गई और उसकी छाती रोष की लहर से कस गई, जिसे उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। उन्होंने उन दोनों पर भरोसा किया था, टॉमी, उनके सबसे अच्छे दोस्त, और माइकल, उनके पिता। और अब वह विश्वास चला गया था, उनके स्वार्थ से तिरस्कृत। मैंने तुम पर भरोसा किया, जेक चिल्लाया। उसकी आवाज भावना के साथ कच्ची थी क्योंकि वह टॉमी से अपने पिता को देखता था। उसका पूरा शरीर गुस्से से कांपने लगा। वह उठ खड़ा हुआ। टॉमी, जो बैठा रहा, उसके चेहरे भावहीन पर विशाल। तुमने मुझे धोखा दिया। आप दोनों, जेक के शब्दों को एक धक्का द्वारा विरामित किया गया था। उसके हाथ टॉमी की छाती में पटक रहे थे। जेक के उस पर झपटने से पहले टॉमी के पास मुश्किल से प्रतिक्रिया करने का समय था। कमरे में अफरातफरी मच गई। टॉमी शुरू में गार्ड से दूर ले गया, जल्दी से ठीक हो गया, और दो दोस्त दुश्मन विश्वासघात और क्रोध से भरी एक शारीरिक लड़ाई में जूझने लगे। मुट्ठी उड़ गई, फर्नीचर गिर गया, और लिविंग रूम एक युद्ध का मैदान बन गया। माइकल, पहले जमे हुए, अपने स्तूप से बाहर निकल गया और हस्तक्षेप करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। नुकसान पहले ही हो चुका था। जैसे जैसे संघर्ष तेज होता गया, जेक एक मुक्का मारने में कामयाब रहा जिसने टॉमी को पीछे की ओर भेज दिया। उसके शरीर ने एक बीमार थड़ के साथ कॉफी टेबल के कोने को मारा। एक पल के लिए सब कुछ रुक गया। टॉमी के सिर की आवाज कमरे के माध्यम से कठोर सतह पर प्रहार करती है, जिसके बाद एक भयानक सन्नाटा छा जाता है। टॉमी अभी भी फर्श पर लेट गया,
उसका शरीर लंगड़ा हो गया, उसके सिर के नीचे खून बहने लगा। जेक जमे हुए खड़ा था, उसकी मुट्ठी अभी भी जकड़ी हुई थी, उसकी सांस प्रचंड हांफने में आ रही थी। जो कुछ हुआ था उसकी वास्तविकता एकदम घुटने वाले वजन की तरह उसके ऊपर बस गई। वह इतनी दूर जाने का मतलब नहीं था। वह मतलब नहीं था। उसे मार डालो। माइकल टॉमी की तरफ भाग गया, उसके हाथ कांपते हुए जैसे ही उसने एक नाड़ी की जांच करने की कोशिश की। लेकिन कुछ भी नहीं था। टॉमी आंखें छत पर खामोशी से देखें, अपने जीवन एक पल में बुझा। माइकल का दिमाग दौड़ गया, अभी क्या हुआ था? यह कैसे आया था? जेक स्तब्ध खड़ा था, उसका चेहरा पीला के रूप में। वह टॉमी बेजान शरीर को देखें। उसका सबसे अच्छा दोस्त, वह आदमी जिसके साथ वह बड़ा हुआ था, वह आदमी जिसने अपने रहस्यों को साझा किया था, उसके सपने मर गया था। और यह उसकी गलती थी। एक पल के लिए माइकल नहीं चला। उसका मन परस्पर विरोधी विचारों से घिर गया, सदमा, आतंक और अपने बेटे की रक्षा करने की सख्त जरूरत। जेक ने उसे देखा, उसकी आंखें आतंक से भर गईं। पिताजी, मेरा मतलब नहीं था। मुझे नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा हूं। जेक की आवाज के रूप में वह बात फटा, अपराध पहले से ही उस पर दूर था। माइकल ने एक गहरी सांस ली, उसके वकील की प्रवृत्ति में लात मार रहा था। यह एक आपदा थी, लेकिन एक रास्ता होना था। वे इस घटना को उन्हें नष्ट नहीं होने दे सकते थे। उनका पहला विचार पुलिस को फोन करना और दुर्घटना की रिपोर्ट करना था, लेकिन फिर वह हिचकिचाया। उसने कल्पना की कि जेक को हथकड़ी में बंद किया जा रहा है, हत्या के आरोप में उसका जीवन बर्बाद हो गया। वह ऐसा नहीं होने दे सका। अपने बेटे को नहीं। उसने पहले ही अपनी गलतियों से बहुत कुछ नष्ट कर दिया था, वह जेक के जीवन को भी अलग नहीं होने दे सकता था। माइकल ने टॉमी के शरीर के पास घुटने टेक दिए, एक नाड़ी की जांच की, भले ही वह जानता था कि यह व्यर्थ है। जीवन का कोई संकेत नहीं था। टॉमी चला गया था, और वहां कुछ भी नहीं है कि उसे वापस लाने के लिए किया जा सकता था। माइकल धीरे धीरे खड़ा हुआ, अपनी पैंट पर हाथ पोंछते हुए ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रहा था। उनके दिमाग ने उनके विकल्पों की गणना करते हुए पागलपन से काम किया। उन्हें तेजी से सोचना पड़ा। हर मिनट जो बीत गया, उससे किसी को यह पता चलने का जोखिम बढ़ गया कि क्या हुआ था। हमें उसे स्थानांतरित करना होगा, माइकल ने कहा, उसके सिर के अंदर अराजकता के बावजूद उसकी आवाज स्थिर है। जेक की आंखें सदमे में चौड़ी हो गईं। क्या? पिताजी, नहीं। हम नहीं कर सकते। लेकिन माइकल दृढ़ था। मेरी बात सुनो, उसने कहा, जेक के कंधों को पकड़ते हुए उसे अपनी टकटकी से मिलने के लिए मजबूर किया। अगर पुलिस को इस बारे में पता चलता है तो आपका जीवन खत्म हो गया है। हम उन्हें पता नहीं लगा सकते। हमें शरीर से छुटकारा पाना है। जेक के पेट ने शब्दों पर मंथन किया। जो कुछ हुआ था उसे कवर करने का विचार हर स्तर पर गलत लगा, लेकिन उसका दिमाग बहस करने के लिए डर और अपराध बोध से भी घिर गया था। उसने सिर हिलाया, विरोध करने के लिए भी दंग रह गया, और दोनों लोगों ने टॉमी के शरीर को हिलाने का गंभीर काम शुरू किया। उन्होंने टॉमी को एक कंबल में लपेटा, जितना हो सके खून को रोकने की कोशिश की। माइकल ने अपने करियर में पर्याप्त अपराध दृश्य देखे थे, यह जानने के लिए कि उन्हें सबूत छोड़ने के बारे में सावधान रहने की जरूरत है। उन्होंने जो भी कदम उठाया, वह अनंतकाल की तरह महसूस किया। टॉमी के शरीर का वजन एक शारीरिक और भावनात्मक बोझ था जिसे वे दोनों ले जाने के लिए संघर्ष करते थे। एक बार जब उन्होंने शरीर को माइकल की कार के ट्रंक में लोड कर दिया था, तो वे मौन में चले गए। टेक्सास की रात के दमनकारी अंधेरे ने उनके चारों ओर दबाव डाला।
माइकल के हाथों ने पहिया को कसकर पकड़ लिया। उसका दिमाग योजनाओं और काउंटर प्लान के साथ दौड़ रहा था। वे कोई गलती करने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। यदि वे संदेह से बचने जा रहे थे तो हर विवरण का हिसाब देना होगा। वे शहर से बाहर चले गए, ऑस्टिन के बाहरी इलाके में एक दूरदराज के इलाके की ओर बढ़ रहे थे। माइकल जंगल में एक एकांत स्थान के बारे में जानता था जो किसी भी प्रमुख सड़कों से काफी दूर था कि कोई भी दुर्घटना से उस पर ठोकर नहीं खाएगा। कार में सन्नाटा असहनीय था। जेक यात्री सीट पर बैठ गया, खिड़की से बाहर घूर रहा था। उसका दिमाग इस डर से सुन्न हो गया था कि वे क्या करने वाले थे। जब वे पहुंचे तो जंगल बहुत शांत था। उन्होंने जल्दी से काम किया, कठोर सूखी टेक्सास मिट्टी में एक उथली कब्र खोदकर। गंदगी का हर फावड़ा पिछले की तुलना में भारी लगा। उनके अपराध का वजन उनके विवेक में गहरा डूब गया। खून की बेहोश तांबे की गंध के साथ मिश्रित पृथ्वी की गंध अभी भी उनके कपड़ों से चिपकी हुई है। एक बार कब्र तैयार हो जाने के बाद उन्होंने टॉमी के शरीर को उसमें उतारा। फावड़ा पकड़ते ही जेक के हाथ कांप गए, जिससे शरीर को गंदगी से ढकने में मदद मिली। टॉमी के शरीर से टकराने वाली मिट्टी की आवाज बीमार थी। वे जो कर रहे थे उसकी अंतिमता का एक कठोर अनुस्मारक। जब कब्र आखिरकार भर गई तो वे चुपचाप खड़े हो गए, ताजा पृथ्वी को घूर रहे थे। यह खत्म हो गया था, लेकिन ऐसा नहीं था। शरीर को दफनाने की क्रिया से माइकल को राहत नहीं मिली थी। इसके बजाय इसने उसके सीने में भय का एक खोखला गड्ढा छोड़ दिया। हो सकता है कि उन्होंने सबूत छिपाए हों, लेकिन सच्चाई अभी भी सतह के नीचे छिपी हुई थी। अपराधबोध, भय जो उन्होंने किया था उसका ज्ञान, यह उन्हें कभी नहीं छोड़ेगा। जैसे ही वे घर वापस आए, जेक यात्री सीट पर फिसल गया। उसके चेहरे पर आंसू आ गए। हमने क्या किया है? वह फुसफुसाया। उसकी आवाज टूट गई। माइकल ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। वह जानता था कि यह रात उन्हें जीवन भर परेशान करेगी। टॉमी के शरीर को दफनाने के बाद के दिन माइकल और जेक दोनों के लिए धुंधले हो गए। वे अपने दैनिक जीवन की गति से गुजरे, लेकिन उनके कार्यों का भार उन पर तूफान के बादल की तरह लटका रहा। माइकल ने दिखावे को बनाए रखने की कोशिश की, हमेशा की तरह काम करने जा रहा था और अपने सहयोगियों के साथ बातचीत कर रहा था, लेकिन अंदर से वह सुलझाना था। फोन की हर अंगूठी, दरवाजे पर हर दस्तक ने उसके शरीर के माध्यम से डर का झटका भेजा। वह जानता था कि सच्चाई सामने आने से पहले यह केवल समय की बात थी। जेक अपने पूर्वस्व का एक खोल था। वह मुश्किल से अपने कमरे से बाहर निकला, अपराध बोध से घिर गया और उस भयावह रात के बुरे सपने से भस्म हो गया। उसका दोस्त, उसका भाई, सभी, लेकिन खून में उसकी वजह से चला गया था। बोझ असहनीय था, लेकिन जेक ने केवल एक चीज पर कब्जा कर लिया जो उसके पिता ने उसे शरीर को दफनाने के बाद बताया था। उन्हें कहानी से चिपके रहना था। उन्हें नाटक करना पड़ा जैसे कुछ भी नहीं हुआ था, जैसे कि टॉमी बस गायब हो गया था। टॉमी के लापता होने की सूचना देने में देर नहीं लगी। जब वह कक्षाओं के लिए दिखाने में विफल रहा और कॉल या ग्रंथों का जवाब नहीं दिया, तो उसके दोस्त चिंतित हो गए। पुलिस को सूचना दी गई और एक जांच शुरू की गई। टॉमी की तस्वीर वाले फ्लायर्स ऑस्टिन के आसपास दिखाई दिए, यह पूछते हुए कि क्या किसी ने उसे देखा है। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदल गए, हैरिस परिवार पर दबाव तेज हो गया। कैरोल यह देखते हुए कि माइकल और जेक दोनों कितने दूर और अजीब हो गए थे, दिन ब दिन और अधिक संदिग्ध होते गए। लेकिन कोई भी उस खोज का अनुमान नहीं लगा सकता था जो जल्द ही सब कुछ बदल देगा। अगस्त की शुरुआत में जब पुलिस को टॉमी का शव मिला, एक स्थानीय यात्री ने शहर के बाहर जंगल में अशांत पृथ्वी के एक पैच पर ठोकर खाई थी।
सबसे पहले यह कुछ भी नहीं लग रहा था, लेकिन जब आदमी ने मिट्टी के माध्यम से कपड़े के स्क्रैप को देखा तो उसने अधिकारियों को बुलाया। पुलिस पहुंची और जल्दी से महसूस किया कि वे एक उथले कब्र के साथ काम कर रहे थे। घंटों के भीतर शरीर का पता चला और जांचकर्ताओं को यह पुष्टि करने में देर नहीं लगी कि यह टॉमी था। टॉमी की मौत की खबर ने समुदाय के माध्यम से सदमे की लहरें भेजी। एक लापता व्यक्ति के मामले के रूप में जो शुरू हुआ था वह जल्दी से एक हत्या की जांच में बदल गया। एक बार शांत उपनगर अब पुलिस गतिविधि से गुलजार था, क्योंकि जासूसों ने टॉमी के अंतिम ज्ञात आंदोलनों को पीछे छोड़ दिया था। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। यह बहुत पहले नहीं था जब सबूत जेक की ओर इशारा करने लगे। पड़ोसियों ने टॉमी को हैरिस के घर पर देखकर याद किया कि वह गायब हो गया था। फोन रिकॉर्ड ने टॉमी और जेक के बीच कई कॉल और टेक्स्ट दिखाए। इससे भी बदतर, टॉमी के शरीर और कपड़ों पर पाए गए डीएनए सबूत सीधे जेक से जुड़े हुए हैं। पुलिस ने उससे पूछताछ शुरू की और हालांकि जेक ने अपना संयम बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन दबाव बहुत अधिक था। उसने पहले तो सब कुछ नकार दिया, लेकिन उसकी कहानी असंगत थी, उसकी अलिबिस अस्थिर थी। जैसे ही जांच बंद हुई, माइकल देख सकता था कि उसका बेटा पतन के कगार पर था। वह असहाय रूप से देखता था, क्योंकि जेक टॉमी की हत्या में एक प्रमुख संदिग्ध बन गया था। पुलिस अथक थी और यह स्पष्ट था कि जेक अधिक समय तक पकड़ नहीं पाएगा। माइकल जानता था कि सच्चाई उन पर दुर्घटनाग्रस्त होने वाली थी। एक शाम जासूसों द्वारा पूछताछ के एक और दौर के बाद माइकल ने जेक को लिविंग रूम में बैठे पाया। उसका चेहरा पीला और खींचा हुआ था। पिताजी, मैं अब ऐसा नहीं कर सकता, जेक फुसफुसाया। उसकी आवाज तनाव के तहत टूट रही थी। वे जानते हैं कि मैंने यह किया। माइकल का दिल डूब गया। वह जानता था कि जेक सही था। सबूत भारी था और इनकार या विक्षेपण की कोई भी राशि अब उन्हें नहीं बचाएगी। यह तब था जब माइकल ने निर्णय लिया जो सब कुछ बदल देगा। अगली सुबह माइकल पुलिस स्टेशन में चला गया। उसका मन बना। वह जेक को पूरा दोष नहीं दे सकता था कि क्या हुआ था। यह उसकी गलती थी। आखिरकार उसके गुप्त जीवन, टॉमी के साथ उसके संबंध ने घटनाओं की इस श्रृंखला को गति में स्थापित किया था। अपराध उसे जिंदा खा रहा था और वह अपने बेटे को एक अपराध के लिए नीचे जाने के लिए सहन नहीं कर सका। उन्होंने दोनों को कवर करने की कोशिश की थी। पूछताछ कक्ष में बैठे माइकल ने गहरी सांस ली और बोलने लगे। उसने सब कुछ कबूल कर लिया। चक्कर, जेक और टॉमी के बीच लड़ाई, आकस्मिक मृत्यु और शरीर को दफनाने का निर्णय। उन्होंने कोई विस्तार नहीं किया, यह जानते हुए कि यह उनके बेटे को सबसे बुरे से बचाने का एकमात्र तरीका था। इस पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जब माइकल के कबूलनामे की खबर कैरोल तक पहुंची तो इसने उसकी दुनिया को चकनाचूर कर दिया। उसे संदेह था कि कुछ गलत था, लेकिन उसके पति के विश्वासघात की वास्तविकता, उसकी बेवफाई और हत्या के कवरअप में उसकी भूमिका सहन करने के लिए बहुत अधिक थी। जिस जीवन को उन्होंने एक साथ बनाया था, जिस परिवार को उन्होंने बनाया था, वह एक ही अपरिवर्तनीय कार्य में नष्ट हो गया था। स्वीकारोक्ति के बाद के दिनों में कैरोल ने अपने बैग पैक किए और चले गए। वह नहीं रह सकती थी। जिस आदमी को उसने सोचा था कि वह जानती है कि वह झूठ बोल रहा है, और यह एहसास कि उसने अपने बेटे को एक अपराध को कवर करके बचाने के लिए चुना था, अंतिम झटका था। उसका विश्वास, उसके लिए उसका प्यार, यह सब चला गया था। माइकल ने असहाय रूप से देखा, क्योंकि वह अपने घर से बाहर चला गया। उसे अकेले अपने कार्यों के परिणामों का सामना करने के लिए पीछे छोड़ दिया।
इसके बाद के महीनों में माइकल और जेक दोनों को टॉमी की मौत में उनकी संबंधित भूमिकाओं के लिए आजमाया गया। अनैच्छिक हत्या के आरोप में जेक को कई साल जेल की सजा सुनाई गई थी। हालांकि अदालत ने स्वीकार किया कि टॉमी की मौत आकस्मिक थी। कवरअप और शरीर को छिपाने के प्रयासों ने उसके खिलाफ भारी वजन उठाया। जेक का एक बार आशाजनक भविष्य अब खंडहर में था। उसका जीवन हमेशा के लिए उस भयावह रात से चिह्नित था। माइकल पर न्याय में बाधा डालने और शरीर को छुपाने में सहायता करने का आरोप लगाया गया था। उसे भी जेल की सजा सुनाई गई थी। एक सम्मानित वकील के रूप में उनके वर्षों, समुदाय में उनकी प्रतिष्ठा, इसमें से कोई भी अब मायने नहीं रखता है। उसने अपने बेटे की रक्षा के लिए एक हताश प्रयास में यह सब फेंक दिया था, लेकिन कीमत बहुत अधिक थी। हैरिस परिवार एक बार सफलता और स्थिरता की तस्वीर अब अपूरणीय रूप से टूट गया था। वह घर जो कभी गर्मजोशी और हंसी से भर गया था, अब खाली था, उनके द्वारा खोए गए जीवन का एक खोखला अनुस्मारक। कैरोल विश्वासघात से आगे बढ़ने में असमर्थ, दूर एक नया जीवन शुरू किया। उस आदमी के साथ संबंध काट दिया जिसने एक साथ बनाया गया सब कुछ नष्ट कर दिया था। माइकल और जेक, जो अब जेल की दीवारों से अलग हो गए थे, इस ज्ञान के साथ रहते थे कि उनके कार्यों से टॉमी की मृत्यु हो गई थी और उनके परिवार का खुलासा हुआ था। छाया में शुरू हुआ गुप्त जुनून उन्हें अपने घुटनों पर ले आया था, जो निशान को पीछे छोड़ देता था, जो कभी ठीक नहीं होता था।